हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं और कुछ ताज़ा खबरों के बारे में बात करते हैं ताकि कुछ गहराई से मालूमात हो सके। इंटरनेशनल अफेयर्स में जिस तरह से आप मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरों को पसंद कर रहे हैं और मुसलसल आप लोग देख रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि नेशनल और इंटरनेशनल खबरों के बारे में कुछ जानकार लोगों से मुलाकात कराई जाए। अभी एक नई खबर यह है कि अफगानिस्तान में कुछ हमले बढ़े हैं, जिसमें पाकिस्तान एम्बेसी पर भी हमला हुआ है। और एक खबर आई है कि LET, जिसे लश्कर तैयबा कहा जाता है, और जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान से अफगानिस्तान में मूव कर रहे हैं। तालिबान उन्हें एक तरह से पनाह दे रहे हैं, इस किस्म की खबर आई है। इसके अलावा वहां ये वाकयात क्यों बढ़ रहे हैं, क्या कुछ है, इस पर जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग सऊदी अरब पहुंचे हैं। ये बहुत ही अहम दौरा है, इसलिए कि इस वक्त अमेरिका और सऊदी अरब के बीच कुछ टकराव की सी हालत है। खास तौर पर ओपेक प्लस मुल्कों के जरिए 2 मिलियन बैरल पर डे प्रोडक्शन कम करने के बाद, खास तौर पर यूक्रेन जंग के दौरान, जबकि अमेरिका की कोशिश थी कि प्रोडक्शन बढ़े, लेकिन सऊदी अरब और उनके कुछ साथी मुल्क जो ओपेक मेंबर्स हैं, उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। अब ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब चीन और रूस की तरफ बढ़ रहा है। इन सब इश्यूज पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब, जो हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इंटरनेशनल अफेयर्स को बहुत गहराई से देखा है, समझा है, खुद कवरेज की है बहुत से मुल्कों से जाकर। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। शुक्रिया। आप ये बताइए कि अफगानिस्तान के जो बदलते हालात हैं वो क्या कुछ है आखिर। अगस्त 2019 में जिस तरह से, माफ कीजिएगा, अगस्त 2021, हाँ, अगस्त 2021 में तालिबान की हुकूमत बनने के बाद अब ये इस किस्म के हमले, जिसमें पाकिस्तान को भी टारगेट किया जा रहा है, आमतौर पर ऐसा नहीं होता रहा। अब ये तब्दीली क्या है? देखिए, आप हमें यह समझना चाहिए, जब अगस्त में तालिबान ने कंट्रोल किया सारे, लगता था ये जो वहां पर मिलिटेंट एलिमेंट्स या दूसरे टेरर ग्रुप्स है या जंगजू एलिमेंट्स है, उन पर ये आसानी से काबू पाएंगे। और ऐसा इम्प्रेशन पहले 2-3 महीने लगा कि तालिबान का कंट्रोल सारे अफगानिस्तान में आया। हालांकि कुछ इलाके जिनमें पंजशीर और नॉर्दर्न एरियाज के इन्फ्लुएंस में जो एरियाज है, उनको वहां पर लड़ाई करनी पड़ी अहमद मासूद के लड़ाकों के साथ, जिसमें बहुत खून रेजी भी हुई। कुछ देर ये लाल रहा, लेकिन 5-6 महीने के बाद पहले मसाजिद पर हमले होने लगे, खासकर जो शिया मसाजिद थे या उनकी जो रिलीजियस प्लेसेस थे, वहां टारगेट बनाया गया। बाद में ये भी लगा, रिपोर्ट्स आने लगे कि दाइश ने भी अपनी एक्टिविटीज वहां पर बढ़ा दी है। और हालिया रिपोर्ट जो अमेरिका ने असेंबल किया, उसमें ये कहा गया कि 4000 से ज्यादा दाइश के जंगजू वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर। उनमें से मैक्सिमम सीरिया, इराक या दूसरे कंट्री से वहां पर शिफ्ट हुए हैं, वहां पर बेसेस बनाए हैं कुछ इलाकों में। अगर आप पिछले 5-6 दिनों की ही बात करें, पहले पाकिस्तान की एम्बेसी के जो चार्ज अफेयर्स है उबैदुर्रहमान निज़ामी साहब, उनको टारगेट बनाने की कोशिश की गई। हालांकि वो बच गए, लेकिन उसका सिक्योरिटी जो ऑफिशियल हो वो बुरी तरह जख्मी हुआ। दूसरी बात, कल भी अगर आप देखें, कल भी एक हमला हुआ जिसमें 7 लोग हलाक हुए। ये कंटिन्यूसली हो रहा है। अब ऐसा लगता है कि या तो विद इन तालिबान ग्रुपिज्म चल रहा है, और इसकी जो है कहीं तस्दीक भी हुई है। एक तरफ जो डिफेंस मिनिस्टर है, एक तरफ जो होम मिनिस्टर है, इनके दरमियान भी सुपरमेसी पर क्वेश्चंस आ रहे हैं।
अगर आपने देखा, जब तालीम के बारे में, औरतों के तालीम के बारे में उनका डिप्टी मिनिस्टर एजुकेशन वकालत कर रहा है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में लड़कियों को जाने दिया जाए, जबकि दूसरे लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। आज ये भी रिपोर्ट है कि उनको एग्जाम के लिए लड़कियों को कहा जाएगा कि वो एग्जाम दे। लेकिन ये क्लियर है कि सिक्योरिटी पर पूरी ग्रिप उनकी नहीं है, या इसमें सबसे जो बड़ा जो है उसमें हाथ जो विद इन तालिबान ग्रुप्स है वो कोहेसिव नहीं है, वो एक यूनाइटेडली वो काम नहीं कर रहे हैं। वहां पर बहुत सारे ये जो अब यही जो अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज या इवन अब पाकिस्तान को भी ये लग रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमले जो है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और ट्राइबल एरियाज में, जो बॉर्डर एरियाज है पाकिस्तान के, वहां पर बढ़ गए हैं। क्योंकि उनकी भी ये शिकायत है अफगानिस्तान के खिलाफ कि वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनका सिक्योरिटी अपैरेटस इतना इफेक्टिव नहीं है, इंटेलिजेंस सिस्टम इतना इफेक्टिव नहीं है, जो दूसरे ग्रुप्स है आउटसाइड द रेलम ऑफ तालिबान उन पर वो कंट्रोल कर सके। लेकिन ये बात अभी आपने ये भी कहा है लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद, हालांकि उनकी इतने जब पाकिस्तान पर उन पर पाबंदियां लगने शुरू हो गई, क्योंकि FATF का जो एक कंडीशन ये भी था कि पाकिस्तान को सारे जो फंड्स या दूसरा सपोर्ट जो है उनको जो है स्क्वीज करना है, बंद करना है, तो उसकी वजह से उनकी एक्टिविटीज पाकिस्तान में महदूद हो गई है। ये पॉसिबिलिटी है कि उनमें से बहुत सारे वहां गए और वहां डिफरेंट जो मिलिटेंट ग्रुप से या टेरर ग्रुप उनको ज्वाइन किया है। इसका इसकी अभी भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जब सेंट्रल एशिया के कंट्री में गए जहां पर अफगानिस्तान या दूसरे सिक्योरिटी मामला पर बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारे टेरर ग्रुप्स अफगानिस्तान में अपनी एक्टिविटीज बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान में मूव करने की जो बात है, आमतौर पर पाकिस्तान कश्मीर के मामले में जो उसका रुख है वो दुनिया के सामने है, लेकिन ये तब्दीली क्या कुछ हो सकती है? क्योंकि भारत के ही एक अखबार से अफगानिस्तान के फॉर्मर NSA ने ये बात कही है और ये भी कहा है कि भारत को इससे होशियार रहना चाहिए और तालिबान से अगर ताल्लुकात बढ़ा रहे तो साथ साथ इस पर भी नजर रखे। आपको क्या लगता है ये खबर जानबूझ करके इस किस्म की दी गई है ताकि भारत की हमदर्दियां नॉर्दर्न अलायंस के साथ जुड़ी रहें, या ये कुछ हकीकत भी हो सकती है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। मेरे ख्याल में इसमें इतनी सदाकत नहीं है। अगर आप देखेंगे 4-5 दिन पहले ही तालिबान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि हम इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो वहां पर उनके प्रोजेक्ट्स है, अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स है, उनको वो कंप्लीट करे और इस सिलसिले में तालिबान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हर किस्म की मदद, एश्योरेंस और सेफ्टी फराहम करेगी। ये इनका अप्रोच है। इसके अलावा इंडिया ने जब वहां पर गजाई किल्लत थी, 50,000 टन का वीट जो है उनको दिया है। ये जो चूंकि प्रीवियस रिजीम अशरफ गनी या हामिद करजाई रिजीम के दौरान जो NSA थे, नेचुरली उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट के ताल्लुकात उस रिजीम के साथ बहुत थे, बहुत अच्छे थे, गहरे थे और बड़े सॉलिड रिलेशंस थे। इंडिया ने उस वक्त $2 बिलियन तक उनको असिस्टेंस दी है फॉर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स के लिए। लेकिन जब तालिबान, नेचुरली इंडियन गवर्नमेंट को खदशात थे क्योंकि इसमें अल-सैबी ग्रुप है, हक्कानी ग्रुप है, जो पाकिस्तान के बहुत करीब माने जाते हैं, इसलिए वो खदशात थे। लेकिन अगर आपने देखा पिछले 1 साल के दौरान इंडिया ने वहां पर अपना जो मिशन है, हालांकि लो लेवल पर है, उसको भी कायम किया, वहां पर वीड भी फराहम किया। जो इंडिया में
अफगान कैडेट्स थे जिन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट की, उनको वापस भी भेजा गया। नेचुरली इंडिया के बारे में भी वहाँ पर एक सेक्शन को अच्छी गुडविल है। अगर आपने देखा होगा जब क्रिकेट मैच चल रहा था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उस वक्त अफगानिस्तान के जो स्पेक्टेटर्स थे उनमें से मेजॉरिटी जो है इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। ये है नेचुरली, एक वो प्रीवियस गवर्नमेंट के बहुत सपोर्टर्स है, इस गवर्नमेंट के भी है, इसलिए वहां पर भी कहीं ना कहीं डिवाइड है। जो तालिबान गवर्नमेंट इस डिवाइड को खत्म नहीं कर सकी अभी तक, लेकिन इसके लिए उनको ये जो है इसमें जो ग्रुप्स है हर एक अपनी सुपरमेसी कायम करना चाहता है। जो अगर ऐसे ही आपस में ही तनाव रहेगा, अगर आपने ये देखा जब उसकी बात आई, अल जवारी की बात आई, ये भी कुछ एलिगेशंस लगा रहे हैं कुछ लोग कि विद इन तालिबान ही ये इंफॉर्मेशन दी गई अमेरिका को, उनके पास आन की गई कि वो यहाँ पर हाइड कर रहा है, फलानी के मकान में रहता है, जिसके इसका मतलब है वहां पर कुछ न कुछ वीकनेसेस है, उनके चिंक्स है उनके सिक्योरिटी अपैरेटस में। अच्छा, अभी जो हमले बढ़ रहे हैं अफगानिस्तान में वो बल्ख की तरफ कुछ फोकस ज्यादा लग रहा है, मज़ार शरीफ के आसपास। कोई खास वजह है? चूंकि चूंकि मैं थोड़ा सा इसलिए और समझना चाह रहा हूं कि जब तालिबान अफगानिस्तान में आए थे उससे कुछ महीने पहले से रूस कई बार ये कह चुका था, उनके ऑफिशियल लेवल पर ये पोजीशन थी कि नॉर्थ अफगानिस्तान में अनमार्क्ड हेलीकॉप्टर्स के जरिए आईएसआईएस के, दाइश के लोगों को पहुंचाया जा रहा है। उसका साफ इल्जाम अमेरिका की तरफ था कि तुर्की से लेकर के सीरिया के इदलिब से लेकर के वहां पहुंचाया जा रहा है। तो ये अमेरिका का क्या रोल है? वो एक तरफ उस तरफ वो भेजता है, दूसरी तरफ उसे शिकायत के अंदाज में भी कहता है। क्या क्या कुछ है? किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, अगर आपने देखा, आप इराक की बात दीजिए, आईएसआई किस दौर में वहां पर उसने यानी कि वहां पर उसने यानी शेप ली और बड़ा स्ट्रांग पोटेंशियल थ्रेट बन गया जिसने तकरीबन इराक को खत्म ही कर दिया, जब अमेरिका की प्रेजेंस वहां पर थी। और वो इलाके जो बॉर्डर एरियाज सीरिया के, वो भी अमेरिका और उसके अलाइज के इन्फ्लुएंस में रहा है, वहाँ वही ग्रुप रहे और ये बड़ा स्ट्रांग होल्ड रहा, जिसको फिर अमेरिका को ही इसको ख़त्म करने में वो भी फिर परेशान रहा कि ये कैसे इसको ख़त्म किया जाए। एक्चुअली चूंकि नॉर्दर्न एरिया अगर आप देखेंगे, मज़ार शरीफ या नॉर्दर्न एरियाज के कुछ जो प्रोविंसेस है, वहां पर हमेशा पहले रशीद दोस्तम हुआ करता था, उनका हाथ था, लेकिन जब उन्हें पता चला उनकी यूटिलिटी उनको लग रहा है कि खत्म हो गई है, कि वहां पर जब तालिबान का प्रेशर भी था अफगानिस्तान में, वहां पर तकरीबन जो लाइफ थी वो इतनी इफेक्टेड नहीं थी। वहां पर जो है औरतें बरका और वो नहीं पहनते थे, चूंकि वो इलाका बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है, इसलिए वहां से जो बॉर्डर एरियाज भी है वहां से दूसरे कंट्रीज को एक्सेस जो है अफगानिस्तान को आसानी से मिल रही है। और वहां पर बेसिस भी जो इनके जो सराउंडिंग कंट्रीज है, वहां अमेरिका के मिलिट्री बेस है, उनका उनके साथ अच्छे ताल्लुकात है, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे वो नॉर्दर्न अलायंस को, हालांकि उनके साथ ज्यादा नहीं था क्योंकि वो प्रो पहले माना जाता था, जब पहली हुकूमत थी उस वक्त उन्हें माना जाता था प्रो सोवियत यूनियन, प्रो रशियन ग्रुप माना जाता था, क्योंकि चाहे वो अहमद शाह मासूद थे या उसके साथ दूसरे थे, रहीम था वो डिफेंस मिनिस्टर, फहीम था, या दूसरे थे, उनको माना जाता था। लेकिन अब चूंकि रशिया चाहता है अपना, वो भी चाहता है अफगानिस्तान में उसका जो है इन्फ्लुएंस बढ़ जाए, क्योंकि अफगानिस्तान में अगर उनका अच्छा यानी कि तालमेल रहा तो उससे उनको भी जो है इनका जो बेस और इन्फ्लुएंस जो है सारे रीजन में फैल जाएगा।
उसमें जो पाइपलाइन्स का प्रोग्राम है पाकिस्तान में लाने या ईरान के साथ भी, हालांकि दूसरे से, वो इसके लिए आसानी भी होगी उनको। इसलिए रशिया भी चाहता है कि किसी न किसी तरीके से जो दूसरे ताकतें हैं वहां पर, वो वहां ना आ जाए, थ्रू प्रॉक्सी किसी तरीके से वहां पर ना आ जाए, बल्कि इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल रशिया का ही रहे। इसीलिए अगर आपने देखा अफगानिस्तान के बारे में, बहुत पिछले 1-1.5 साल के दौरान रशिया ने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होस्ट किए जहां उसने कंसेंसस कायम करने की, उनकी सिर्फ ये ही डिमांड है, वो चाहते हैं कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, जैसे ईरान चाहता है, इवन अब पाकिस्तान भी कहता है उनको इंक्लूसिव। क्योंकि अगर इंक्लूसिव गवर्नमेंट है तो जो रीजन्स है या सेक्ट्स है, जो एथनिक ग्रुप्स है, चाहे वो ताजिक है, उज़्बेक है या हज़ारात है, वो भी इसका एक हिस्सा बने और इससे स्टेबिलिटी आने में बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 1996 में एक डेलीगेशन गया था भारत के कुछ पत्रकारों का, जिसमें इत्तेफाक से मैं और आप दोनों शामिल थे। तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोग गए थे और उसमें कमांडर मसूद से हम लोगों को मिलने का मौका मिला मुलाकात, था। हाँ, उसके जी आबाई वतन भी गए, पंशीर जी गए, जी जी और उनके जी घर जी पर जी हमने खाना भी खाया, उसने ट्राउट फिश भी खिलाई हमें। जी जी उसमें शायद कुछ यूरोप से भी कुछ जर्नलिस्ट आए थे। उसके जी 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 अलावा वो जो थे, जब काबुल में उनके जो ऑफिस था वहां पर भी मुलाकात हुई उनके जी साथ। जी जी। तो ये बहरहाल तजर्बात हैं जिसकी बुनियाद पर आप ये इतनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अच्छा, अब मैं जानना चाहता हूं, ये चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का सऊदी अरब का दौरा कैसा है? इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अब तक जो रिपोर्ट आ रही है वो 29 अरब डॉलर के कुछ कुछ एग्रीमेंट भी एग्रीमेंट्स। साइन होने वाले हैं और बहुत ही अहम है। जीसीसी मुल्कों से और अरब मुल्कों से भी वो वहीं पर मिल रहे हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर हम पिछले 6-7 महीनों से ये बार बार कह रहे हैं कि शायद जो भी प्रोग्राम हमने किए रिगार्डिंग गल्फ फॉर ये, उसमें बार बार कहा कि गल्फ कंट्रीज में शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, और इसमें चाइना नंबर 1 है। हम्म। कुछ इसमें बहुत सारे जो अमेरिका का भी जो एटीट्यूड रहा वो भी इसमें शामिल है, जिसकी वजह से अब उन्हें अमेरिका पर इतना एतबार नहीं रहा जितना वो पहले करते थे। हालांकि आज अमेरिका में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि जो कशोगी के मर्डर के मामले में क्राउन प्रिंस को उससे एग्जॉनरेट किया, उसको कहा कि इसका उसमें अमल दखल नहीं है, ये एक सिग्नल भी है, उसी मौके पर किया गया जब चाइनीज प्रेसिडेंट वहां जा रहे हैं। जी जी दूसरी बात, इसमें उन्हें लगता है कि अमेरिका पर टोटल डिपेंडेंस रखना, हर चीज पर वो जो अपनी राय का तसल्लुत करते हैं, उसमें अब नई जो लीडरशिप है वो सारा मानने को तैयार नहीं है जैसी ओल्ड लीडरशिप है। हम्म इसमें ओपेक का मसला है, उसमें यूक्रेन के मसले पर बड़े न्यूट्रल रहे वो। चाइना के अलावा वो चाहते हैं कि रशिया के साथ भी उन्होंने ताल्लुकात रखे हैं। ओपेक के मसले पर रशिया की जो पॉलिसी है उसको वो फुली एंडोर्स करते हैं। यही नहीं, इवन यूएई कर रहा है। अब दूसरी बात जो है, उन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं जो पहले हर बात पर वो अमेरिका से मशवरा लेते थे, अगर छोटी सी छोटी भी बात थी, अब वो उससे आजाद, अपने आप को आजाद करने की कोशिश, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। और ये देखना है कि किस हद तक जो प्रेजेंट लीडरशिप है गल्फ कंट्रीज की पर्टिकुलरली, वो किस हद तक मूव कर सकते हैं। क्या इनमें इतनी कैपेसिटी, इंडिपेंडेंटली वो इतने हो गए हैं स्ट्रांग कि वो कन्फ्रंट कर सकेंगे? ये हमें अगला जो है अगले 8-9 महीने या 1 साल के दौरान ही पता है, लेकिन शिफ्ट डेफिनेट है उसमें। हम्म ये आज जो मैं पढ़ रहा था, यानी कि अरब न्यूज पढ़ रहा था, उसमें उनके विजिट की तैयारियों के लिए बड़े पैमाने पर हो रहे थे।
पर्सनली जो है किंग के साथ भी मिल रहे हैं, हालांकि किंग बहुत उनकी तबीयत फ्रेल है, कमज़ोर है। इसके अलावा जैसे आपने कहा 29 बिलियन डॉलर्स के 18 से ज़्यादा एग्रीमेंट्स वो कर रहे हैं। ये भी है कि वो शायद जो है और चीज़ों में भी, यानी कि चाइना नंबर 1 ऑयल इंपोर्टर बन गया है सऊदी अरबिया का। इससे ये दिखा रहे हैं कि चाइना अपना जो है असर रसूख क्वाइटली इस एरिया में बढ़ा रहा है। ये अमेरिका के लिए, अमेरिका का आप देखिए हर जगह जो है, अमेरिका जो है ग्रेजुअली इट इज लूजिंग ग्रिप, क्योंकि जितना नुकसान अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को ट्रंप ने किया, उसको रिपेयर करने में उनको बहुत टाइम लगेगा। और अब ये भी इतना रिपेयर नहीं कर सके, क्योंकि एक बार जो बाजी निकल गई हाथ से, उसको वापस लाना जो है मुश्किल हो जाता है। ये इसमें यही फलस्तीनियन पॉलिसी भी पर भी ये नुकसान हुआ है। फलस्तीनियंस को इसके लिए बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अभी आपने देखा है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने वार्निंग दी है नेतान्याहू को कि भाई आप जो है सेटलमेंट्स के बारे में आप बड़े ये वी विल नॉट टॉलरेट इट। लेकिन उनका जो है मिशन चलता रहता है, वार्निंग ही दे। ये सारी जो है डैमेज इसने क्लाइमेट पर, वो क्लाइमेट का जो एग्रीमेंट था पेरिस एग्रीमेंट, उससे विड्रा किया, नाटो से वो विड्रा किया था कि हम क्यों पैसे देंगे उनको। यहाँ पर अब्राहम अकॉर्ड किया, फोर्सबली उनको इसमें धकेल दिया। हालांकि इसमें अरब वर्ल्ड डिवाइड हुआ, टोटली डिवाइड हुआ। डिस्पाइट दैट ये जो है, ये हमेशा ये नहीं चलता है कि सुपरमेसी कोई फोर्सबली यू वांट टू डू समथिंग इन द रीजन। कभी न कभी चाहे हुक्मरान हो या अवाम, उसके खिलाफ जो है वो रिवोल्ट करते ही। अगर आप देखेंगे ईरान के रेवोल्यूशन का क्या हुआ, अब ये जो लोगों का जो ये उसकी एक हद थी, जो वो हद से ज्यादा हो गई तो लोग आ गए सड़कों पर। उन्होंने न देखा, कुछ भी नहीं देखा इसके रिपरकशन, लेकिन वो निकल गए और एकदम वो सारा सिस्टम जो है रातों रात कोलैप्स हो गया। यही इनको अब ये कोशिश कर रहे हैं इसको रिपेयर करने की। इसमें इन्होंने भी गलती की, बाइडेन ने भी। एक तो उसमें पहले उसने, देखिए जब कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं आपको इसमें, अब वही कंप्रोमाइज किया 3 साल के बाद सऊदी अरबिया के साथ। अगर वो पहले ही करता है, हो सकता है इतनी डैमेज नहीं होती। अब वो किया, अब इसका फायदा, अब बाय द टाइम वो इनके साथ भी क्लोज हुए हैं, अगर एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, क्या वो इससे पीछे हटेंगे? नहीं हटेंगे। अब उनको ये लगा कि उनको पता चला है कि जब खिड़की, एक ही खिड़की खोली थी ना उन्होंने, अब उन्होंने 2-3 और खिड़कियां खोली। अब उनको लगता है दुनिया और भी है, दुनिया बहुत वास्ट है, जहां उन्हें इज्जत की निगाह से देखा जाता है। यहाँ इनको वो जूते की नोक पर लिया जाता था। यहाँ जी बिल्कुल, इनको मुझे याद है। CIA का, डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा ये कहते थे कि दूध हाँ देने वाली गाय है और मैं किसी अमेरिकन से $10 नहीं निकलवा सकता, मैं 10 मिलियन वहां से ले लेता हूं। हाँ इस किस्म हाँ की बातें। तो मैं थोड़ा सा अब एक आखिरी सवाल तकरीबन मैं करना चाहता हूं इस सिलसिले में, वो ये कि मई 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब आए थे, उस वक्त तकरीबन 50 मुल्कों के हेड्स ऑफ स्टेट और लीडर्स को बुलाया गया था। अब इस वक्त सऊदी अरब में जीसीसी मुल्कों के सरबराह और अरब मुल्क भी, और बाकी अरब मुल्क भी, उनके सरबराहों को बुलाया गया है चीन के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। एक तरह से उसे कॉन्फ्रेंस का नाम लिया गया है, समिट का नाम लिया गया है। आप इसको कितना कितना इफेक्टिव आप देख रहे हैं? देखिए, मैं ये कहता हूँ ये ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू जो उसने OIC के मेंबर्स को बुलाया था। इस वजह से उस वक्त उन्हें वो अकॉर्ड कराने के लिए अप्रूवल चाहिए था सारे इस्लामिक कंट्रीज के लिए, जबकि चाइना ऑलरेडी ऑन बोर्ड है इस्लामिक कंट्रीज के साथ फलस्तीन के मामले पर। उनको उसमें ज्यादा डिफरेंस, वो हमेशा फलस्तीनियन काज को सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि इनके रिलेशंस इजराइल के साथ भी है, लेकिन वो इस काज को पूरा सपोर्ट कर रहे थे। उस वक्त वो चाहता था कि वो अपनी बात मनवाए
इसीलिए, और उसकी कि आपने, अगर शायद आपको याद होगा, उस वक्त नवाज शरीफ को उन्होंने दूसरे रो में बिठाया क्योंकि ट्रंप उनको लाइक नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से कोई तल्खियां भी पैदा हुई, क्योंकि उनके कहने पर यह था कि फ्रंट रो पर कौन बैठे, कौन करेगा बात, उससे मिला भी नहीं। ये चीजें जो है, ये दुनिया बदल गई है अब। तो अगर आज वही, आज मैं कहूंगा, अगर आज बाइडेन कहेगा सऊदी अरब या किसी को कि आप ये कन्वीन करिए, वो नहीं करेंगे। देखिए, अब जो चाइनीज प्रेसिडेंट की जो मीटिंगें हैं, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, इस वजह से कन्वर्जेंस ऑफ व्यूज कई इश्यूज पर है जो अमेरिका के साथ नहीं है। इसमें अगर आप देखेंगे, छोड़िए आप, इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है उस रीजन में, उनको भी चाइना के साथ बाय एंड लार्ज पहले अच्छे ताल्लुकात है, इतने खराब नहीं है। और कुछ जो है अमेरिका से दूर गए हैं, इसमें सिर्फ एक दो कंट्रीज ही है जिसमें मराकश है या इजिप्ट है, इस वजह से क्योंकि उनको ज्यादा, सबसे ज्यादा फाइनेंशियल और मिलिट्री एड वहां से ही मिलता है। उनका वो जो एलाई रहा है, हमेशा रहा है, जब से ये मिलिट्री गवर्नमेंट वहां पर आई है 79 के बाद, जो उन्हें कैंप डेविड अकॉर्ड किया है, उसके बाद इवन जो जॉर्डन जो माना जाता था, उसको भी अब वो है पीछे पड़ा हो गया है, उसको ज्यादा नहीं वो इस पर कर रहा है। और बड़ी बड़ी तादाद में जो इस इलाके के मुल्क हैं, अब वो एक तरह से अमेरिका की दोस्ती से थक गए हैं, क्योंकि वो हर चीज में वो डिक्टेट करता था, और डिक्टेट के अलावा उनके लिए करता ही नहीं वो। इट वाज वन वे ट्रैफिक। आप मुझसे लेते ही है, मुझे कुछ नहीं देते हैं। मेरी जो डिमांडें हैं, मेरी जो कुछ मुतालबात है, उनके लिए कुछ के, मसलन सऊदी अरब ने उनको कहा कि हमें यमन में मदद कीजिए, उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे ये। उस वक्त उनके अपने इंटरेस्ट से, हालांकि ये कहा कि हम मिलिट्री ये सर्वेलेंस के बारे में आपको ये जो सैटेलाइट इमेजेस देंगे, लेकिन मदद से दूर रहे। चाहे वो गलत था सऊदी अरब का डिसीजन या रॉन्ग था, लेकिन एलाई उसी से माना जाता है जो हमेशा क्राइसिस के टाइम किसी कंट्री के सामने आ जाए। लेकिन ये बात कई तरीके से सामने आ चुकी कि अमेरिका जिसका भी दोस्त होता है उस पे वो, यानी उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा कई मुल्कों के साथ किया है, और डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में तो बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत से एग्रीमेंट से वो, यही वो जो कहते हैं ना, वंस बिटन ट्वाइस शाय। अब उनको ये लग रहा है, अब वो देखते हैं कि हमारे जो दूसरे साथी थे, दोस्त थे, उनके साथ क्या हाल हुआ, इसलिए वो अब इससे डर गए हैं। वो चाहते हैं कहीं अपने लिए वो सेफ सेंचुरी ढूंढे, जहां पर उनका पैसा भी सेफ रहे, जहां वो उनके लिए खड़ा भी रहे, किसी हद तक खड़ा भी रहे। ये एक नई पॉलिसी है, और इस पॉलिसी को हर एक को वेलकम करना चाहिए, इस वजह से ताकि इससे दूसरे जो रीजन के दूसरे मसाइल है, हो सकता है चाइना, रशिया इसमें ज़्यादा बड़ा रोल अदा कर सकेंगे। जो रीजनल प्रॉब्लम्स है कंट्रीज़ के साथ, नेबर्स के साथ, उनको हल करने में मावनत हो जाए, इनको बहुत हद तक वो हल भी हो सकते हैं, क्योंकि दूसरे कंट्रीज भी उनके साथ अच्छी ताल्लुकात है, चाइना और रशिया के भी, जो और वो मददगार साबित होंगे। वो चाहेंगे कि ये दो सारे जो इस रीजन के कंट्रीज है एक हो जाए, ताकि उनके मुफादात के लिए भी ठीक है, और जो कंट्रीज वहां पर है उनके लिए भी ये अच्छा रहेगा। ये बहुत अहम बात है। खास तौर पर चीन और रूस के ईरान से भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और ईरान और सऊदी अरब के बीच में हालात बेहतर करने में भी ये मदद कर सकते हैं। और जिस तरह से अगर इसके अलावा आप देखिए, सीरिया है, इराक है, यमन है, या टू सम एक्सटेंट लेबनान का मसला है, उसमें अगर ये सारे कलेक्टिवली काम करेंगे, ये बड़ी दो ताकतें इनके पीछे रहेंगे और वर्कआउट करेंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा फॉर लास्टिंग पीस इन द रीजन। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शेख मंजूर साहब, आपने हमें वक्त दिया। और ये बहुत ही अहम बात है कि अगर यहाँ रूस और चीन के ताल्लुकात और बढ़ेंगे, तो इस इलाके में अमन के ज्यादा इम्कान है, उसके मुकाबले के ये अमेरिका के एलाई रहें। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।